तब वो आके नाक रगड़ेगा अपने आप ही। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके किसी भी तरह के लोन की 5 और 7 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं, चाहे वो 50,000 का है, 5 लाख का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, कोई भी बैंक या NBFC कंपनी इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपके रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, चवन्नी छाप आपके पीछे लगा रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके पैर पकड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, आके आपके पैर पकड़ेंगे और नाक 7 बार रगड़ेंगे, माफी मांगेंगे आपसे, अगर आपको अपने राइट्स पता है और अधिकार पता है। सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है। अगर ये बकवास कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दें। टाइम पे अगर कोटन नहीं है और पेट्रोल है तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, इनका बोर खराब कर दो कुत्तों का, इनको कैचलैप बना दिया जाए, हुक्म की तामील हो, डरे घबराए नहीं, क्योंकि गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। साथियों, सबसे पहले कोई भी चवन्नी छाप अगर आपको परेशान कर रहा है, राज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उससे पहले अगर वो आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन जायदाद, कोठी पे कहीं पे भी वो आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगे। 99% के पास आई कार्ड ही नहीं है, ये थर्ड पार्टी के आदमी हैं और जानबूझ के इनको आई कार्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको पता है इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करेगा। ऐसे किसी भी चवन्नी छाप के पास या किसी भी बैंक, NBFC कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे। भले आपकी 25 EMI डिफॉल्ट हो गई है, आपके साथ गाली गलोच करवाए, चिल्ला चिल्ली करवाए, अपशब्द बुलवाए, ऐसे कोई भी किसी राइट्स किसी बैंक, NBFC कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, आपने एक एग्रीमेंट किया है, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लोज नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इनका आई कार्ड मांगे। 99 के पास आई कार्ड नहीं है। अगर वो आई कार्ड अपना उस एजेंसी का दिखा रहा है तो आप उसको ना माने, आप बोले कि भाई मैंने तो इस बैंक या NBFC कंपनी से लोन लिया, उस बैंक का आई कार्ड लेके आओ। वो कहेगा ये एजेंसी को हायर किया है, अरे फिर एजेंसी का ऑथराइज लेटर लेके आए यार। अगर 1% वो लेके भी आ गया आपके पास, तो उसको दोबारा भगाओ, भिख मंगे को कह दे वो लेके आके मैंने पैसे कितने देने हैं, वो वर्बली आपको बताएगा, कागज पे लिख के रखते हैं, नोट करके रखते हैं। कैसे नहीं मानता मैं, लोन स्टेटमेंट लेके आ मेरी, फिर जाएगा वो भिख मंगा, फिर आएगा, फिर उस भिखारी को 1% चांस है कि वो ये करेगा। उस 1% को भी भगाने के लिए आपने उसको कहना है कि भाई विजिटिंग लेटर लेके आ। वो कहेगा विजिटिंग लेटर क्या है, क्योंकि उस भिख मंगे को पता ही नहीं विजिटिंग लेटर का मतलब क्या है। भाई अगर आपने किसी बड़े बैंक की बड़ी ब्रांच से लोन लिया है तो वहां तो 400 आदमी काम कर रहे होंगे भाई, तो क्या 400 आदमियों के पास पावर आ गई आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री में, कारखाने में आने की? 400 के पास तो आई कार्ड तो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी बैंक या NBFC कंपनी जब किसी को ऑथराइज करती है, ऑन रोल लगाती है, तो उसको एक आई कार्ड देती है। आई कार्ड पे उसकी सारी डिटेल होती है। अब आप उसको कहे विजिटिंग लेटर लेके आ, विजिटिंग लेटर उसके पास है नहीं, तो उसकी दुकान पे टूट मार भागे से भिख मंगे, जैसे पागल कुत्तों को मारते हैं, ना सब फोड़ दे इनकी कुत्तों की, लठ मार गिर के इनका भिख मंगोगा। अगर ज्यादा बकवास कर रहे हैं तो, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको इस तरीके से भगाओ। अगर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, सबसे पहले कानूनी तरीके से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, उसी ब्रांच हेड के पास जाओ, एक रिटर्न में कंप्लेंट दो कि भाई ये जो चवन्नी छाप कुत्ते मेरे पीछे लगाए हैं इनको हटा, नहीं तो मैं इनकी तो कंप्लेंट दूंगा, साथ में आपकी भी दूंगा और नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दूंगा। फिर कैंच लिकट जाएगी, फिर रोंदा फिरेगा, पैर पकड़ेगा। फिर अभी बता रहा हूं, इनको टाले। और जो उसको कंप्लेंट दे उसका एक डायरी नंबर ले। हमारे देश में जितने भी ऑफिस हैं, जो भी आप शिकायत देते हैं, वहां पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, एक डायरी रखी हुई है, डायरी नंबर उससे ले।
ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने कंप्लेंट दी। आप रजिस्टर्ड डाक से भी उसको भेज सकते हैं, या अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आपने लोन लेते समय बैंक एनबीएफसी कंपनी को दी थी, उससे भी रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल कर सकते हैं। 70% चांस है कि वो चवन्नी छाप आपके पास आएंगे नहीं। अगर फिर भी वो आ रहे हैं तो हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास एक नोडल ऑफिसर होता है। अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से उसके पास कंप्लेंट करें, उससे टेलीफोनिकली संपर्क करें। उसका नंबर कहां से मिलेगा, उसकी मेल आईडी कहां से मिलेगी? अरे भाई, जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे सारी डिटेल मेंशन है, वहां से आप लेके कंप्लेंट कर दें। 80% चांस है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। नहीं होगा तो बैंकिंग ombudsman के पास करें। सारे देश के लिए एक बैंकिंग ombudsman को निर्धारित कर दिया आरबीआई ने। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। किसी की भी कंप्लेंट उसी एक ombudsman के पास आप करवा सकते हैं। उस ombudsman के पास इतनी पावर है, अगर किसी इनके कारण आपका किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो 20 लाख रुपए तक का आपको वापसी वो दिलवा सकते हैं। या आपको मानसिक परेशानी हुई है, आपको हरास किया है, तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वो ombudsman उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर लगा सकता है। यह बात अगर आपको अपने राइट्स पता है तब होगी। यहां से भी 85% चांस है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आरबीआई के पोर्टल पे इनकी जाके कंप्लेंट कर दे। एनसीएच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इनकी कंप्लेंट कर दे। 1448 14448 नंबर पे इनकी कंप्लेंट करें। कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इनकी कंप्लेंट करें। एनसीएच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, वैसे तो 99% तक यहां तक हो जाएगा, तो आप इनके खिलाफ डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में बदलाव हो चुका है। वो अमेंडमेंट क्या कहते हैं, वो बदलाव क्या कहते हैं? अगर आपने जम्मू से लोन लिया, कश्मीर से लोन लिया, अब आप कन्याकुमारी में रहने लगे हैं, तो आपको कश्मीर में जाके इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं। आप कन्याकुमारी में ही इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। यह बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी लागू होता है। या आपने कश्मीर से कोई 50 रुपए का सामान ले लिया और उसका बिल आपके पास है, वो खराब निकल गया, आप कन्याकुमारी में उसके ऊपर जाके केस कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि 50 रुपए का सामान लिया था, मैं वहां क्यों, उसको वहां आना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट उसको पीओ कर देगा, भगोड़ा कर देगा, तब उसकी कैच लिकड़ जाएगी, तब वो आके नाक रगड़ेगा अपने आप ही। तो इस तरीके से, लेकिन एक बात को आप समझे, हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस अगर एक बार कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन जो है वो कोर्ट ही लेगी और कोई नहीं ले सकता। मतलब इसका, अगर आप पहले ही कंज्यूमर कोर्ट में चले गए तो फिर आप ombudsman के पास या बैंकिंग के ब्रांच हेड के पास या नोडल ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एक बार कोर्ट में केस चला गया, उसका डिसीजन कोर्ट लेगा, उनकी पावर खत्म। पहले आपके जो ये राइट्स है इनको इस्तेमाल करें। नहीं, अगर ये काबू में आ रहे, आपका काम नहीं बन रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा ले सकते हैं, या इनके खिलाफ डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। 499500 में इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इनकी 499500 में इनके खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। 499 500 धारा में 2 साल की सजा का प्रावधान इन चवन्नी छापों का है, और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। सिर्फ आपको अपने राइट्स और अधिकार जानने हैं। अगर इनमें से 2-3 राइट्स भी आप यूज करेंगे तो ये लंबे हो जाएंगे, नाक रगड़ेंगे 7 बार, तब जाके इनको अकल आएगी भिखमंगों को कैसे आम और खास आदमी को परेशान किया जा रहा है। अभी क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता,
इसीलिए उनको ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 चेक बाउंस, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। इसमें सारे देश के किसी भी कोर्ट में, किसी भी स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया, वहां पे बाय एंड आपको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, डरे घबराए नहीं। दूसरा, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको ये बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो कानूनी रूप से लीगल वे में आप अपनी प्रॉपर्टी के ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपया है और ये 1 करोड़ रुपए में उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंपल नोटिस इशू करना है कि 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ, मेरी लोकेशन पे जितने स्क्वायर यार्ड का मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना है, 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आपको वो 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। दूसरा, अगर आपका सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, अगर आपका 20% से पैसे कम रह गए हैं, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आपका केसीसी का, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपका ऊपर सरफेसी एक्ट इन्होंने लगा दिया, 5-4 EMI आपकी डिफॉल्ट होगी हैं, या 2 होगी हैं तो 3 के बाद लगाएंगे। अगर आज तक आपकी EMI चली गई है और आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में नहीं जाएंगी, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कि कितने करोड़ का है, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।